कल हमने आपको पढ़ाया स्पेसिफिक हीट, लेटेंट स्पेसिफिक हीट पढ़ाई थी, मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ाई थी, थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, तीन चीज़ें बताई थी अलग अलग। 1 ग्राम के लिए जितनी हीट चाहिए वो स्पेसिफिक हीट, 1 मोल के लिए जो चाहिए मोलर स्पेसिफिक हीट, पूरे मटेरियल के लिए जो चाहिए, पूरी बॉडी के लिए जो चाहिए वो हीट कैपेसिटी। ठीक, 2 छोटी छोटी डेफिनेशन और बचती, वो भी लिख लो। देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखें जरा इधर को, Q इक्वल्स टू M L, L इक्वल्स टू Q इफ M इक्वल्स टू 1। तो यूनिट मास ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेकिन कब? जब सॉलिड का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? टेम्परेचर किसके इक्वल है? मेल्टिंग पॉइंट के। उस समय 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ऐसे ही आ जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यूनिट मास ऑफ लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन टेम्परेचर किसके बराबर होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट के बराबर। ठीक है, लिखा है इतना। It is the amount of heat required. It is the amount of heat required to convert unit mass of solid into liquid at melting point. At melting point. Next लिख लो, latent heat of vaporization. अपने आप लिख लोगे, यूनिट मास ऑफ सॉलिड की जगह हो जाएगा यूनिट मास ऑफ लिक्विड, और मेल्टिंग पॉइंट की जगह बॉइलिंग पॉइंट, और लिक्विड की जगह वेपर। देख लिया? अब इसमें जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो जितने भी स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल हैं उन्हें हमने कुछ कैटेगराइज कर दिया है। लेकिन केस फर्स्ट, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस बट नो स्टेट चेंज। ये कौन सा केस है जिसमें हम सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं लेकिन स्टेट चेंज नहीं हो रही? जैसे गर्म पानी में ठंडा पानी डाल दिया, गर्म पानी भी लिक्विड था, ठंडा पानी भी लिक्विड था, और मिलने के बाद भी वो लिक्विड ही रहा। ठंडे पानी में गर्म कॉपर का टुकड़ा डाल दिया, कॉपर का टुकड़ा गर्म था लेकिन सॉलिड ही था, पानी लिक्विड ही था, बाद में भी कॉपर का टुकड़ा सॉलिड ही रहेगा और पानी लिक्विड ही रहेगा। ये कैसी जगह पे नहीं लगेगा? पानी में बर्फ डाल दिया, उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें बर्फ की स्टेट चेंज हो जाएगी। तो पहला केस कौन सा लेके चले हैं? जिसमें हम सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं लेकिन इस प्रोसेस में स्टेट चेंज नहीं हो रही। मासेस है M1, M2, M3, जितने भी हैं, इनकी स्पेसिफिक हीट है C1, C2, C3,
टेम्परेचर है T1, T2, T3, इन्हें मिक्स कर दिया। फाइनल टेम्परेचर M1, C1, T1, M2, C2, T2 and so on divided by M1, C1 plus M2, C2। अब इसी में मान लिया सारे सब्सटेंस एक जैसे ही है, ये ठंडा पानी है, गर्म पानी है, कम ठंडा पानी है, तो पानी, तो C घट जाएगा ऊपर नीचे, तब C1, C2, C3 की जगह C आ जाएगा और C कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। तो ये पहला केस समझ में आ गया। कब लगेगा? जब स्टेट चेंज नहीं हो रही है। लिख ले। नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ आइस विद वाटर। मिक्सिंग ऑफ आइस विद वाटर, और स्टैंडर्ड केस लेके चल रहे हैं जिसमें आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि वरना फिर वो MC डेल्टा टी भी लगेगा, तो वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉन स्टैंडर्ड है, करवाएंगे वो भी क्वेश्चन। फिलहाल अभी हम लेके चल रहे हैं X ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस का, Y ग्राम वाटर है T डिग्री सेल्सियस का। इन्हें मिक्स कर दिया और फाइनल टेम्परेचर हो गया T' डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसका प्रिंसिपल बताया था, हीट गिवन बाय हॉट बॉडी इक्वल्स टू हीट टेकन बाय कोल्ड बॉडी। अब ये बताओ इसमें हीट देगा कौन? वाटर। और लेगा कौन? आइस। दो स्टेज में हीट लेगा, एक तो हीट लेगा वो अपने आप को मेल्ट करने के लिए, और दूसरा हीट लेगा अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो देखें जरा इधर को, कल फ्लो चार्ट हमने बनाई दिया था आपको। X ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पहले मेल्ट करेगा, ये बनाएगा X ग्राम वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, और फिर ये बन गया X ग्राम वाटर ऑफ T' डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था, पानी का था। ठीक, ये तो हो गया हीट टेकन। अब आ जाओ जी हीट गिवन। हीट दे कौन रहा है? पानी। कितना पानी है? Y। T डिग्री सेल्सियस का, ये कन्वर्ट हो गया Y ग्राम वाटर T' डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, यहां देखें ml प्लस MC डेल्टा टी। मेल्ट होने के लिए कितनी चाहिए? ml, और यहां कितना चाहिए? MC डेल्टा टी। m कितना है? x, l कितना? 80। कैलोरी में ले रहा हूं, कोई एक सिस्टम फॉलो कर लो, कैलोरी जूल जो मर्जी, प्लस MC डेल्टा टी। डेल्टा टी समझ गए? 0 से कितना टेम्परेचर पहुंचा? T'।
तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, टी डैश माइनस 0। यहां तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एम सी डेल्टा टी। एम कितना, वाई, सी कितना 1, और डेल्टा टी देख लेना, जब समझ में आ जाए बता देना। इतना तो बिना फिजिक्स वाला भी कह देगा जी, बर्फ डालोगे पानी में तो पानी ठंडा हो जाएगा। तो बड़ा कौन, टी या टी डैश? टी बड़ा, टी डैश छोटा। तो चेंज इन टेम्परेचर टी माइनस टी डैश। अब लगा दो, हीट गिवन बाय हॉट बॉडी इक्वल्स टू हीट टेकन बाय कोल्ड बॉडी, वाई टी माइनस टी डैश इक्वल्स टू 80x प्लस x टी डैश। ठीक भाई, सॉल्व कर लोगे टी डैश आ जाएगा। इसे रटने की जरूरत नहीं, इतना रट नहीं पाओगे, बहुत सारे केसेस होते हैं। ये तरीका जो सिखाया, तरीका सीखो। ये तो तुम्हें आसान लगेगा कि ये चीज़ सामने मौजूद है, वैल्यू पुट करोगे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन इसे रटना भी तो पड़ेगा। तो रटने की कोई जरूरत नहीं, मेथड सिखा रखा, कोई इतना बड़ा मेथड नहीं है। और जहीर बात इन स्टेजेस की तो हमने बता दिया, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिखते चले जाओगे। लिख लो। लग गया। केस थर्ड, मिक्सिंग ऑफ स्टीम विद वाटर। मिक्सिंग ऑफ स्टीम विद वाटर। x ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस की, मिक्स कर दिया y ग्राम वाटर t डिग्री सेल्सियस का। फाइनल टेम्परेचर हो गया t डैश डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब फिलहाल मैं उतना नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखें जरा इधर,
हीट टेकन बाय, हीट कौन लेगा, वाटर, इक्वल टू हीट गिवन बाय स्टीम। पानी में लगेगा mc डेल्टा टी, m की जगह y, c की जगह 1 डेल्टा टी। अब जरा फिर से देखो एक बार, इस बार डेल्टा टी टी डैश माइनस टी है, क्योंकि स्टीम पास करने से पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर? इक्वल्स टू हीट गिवन बाय स्टीम, तो स्टीम दो पार्ट में हीट देगी। पहले तो वो कंडेंस होगी, कंडेंस होगी तो ml, m कितना x, l कितना 540 प्लस mc डेल्टा टी। समझ गए डेल्टा टी? वैसे भी जब दो चीजें मिक्स करेंगे तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इन बिटवीन होगा, यानी फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो T से तो बड़ा होगा और 100 से छोटा। तो यहाँ चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस टी डैश, और यहाँ चेंज इन टेम्परेचर टी डैश माइनस टी। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देख लो, देख गया। नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ स्टीम विद आइस। मिक्सिंग ऑफ स्टीम विद आइस। x ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस के, मिक्स कर दिया y ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर हो गया T डिग्री सेल्सियस। हीट कौन लेगा, आइस, और लेगा देगा कौन, स्टीम। हीट गिवन बाय स्टीम हीट टेकन बाय आइस। अब आप देख सकते हैं दोनों जगह ml प्लस mc डेल्टा टी और ml प्लस mc डेल्टा टी होगा। बर्फ पिघलेगा फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, स्टीम कंडेंस होगी फिर टेम्परेचर घटेगा। तो यहां भी लगेगा ml प्लस mc डेल्टा टी, और यहां भी लगेगा ml प्लस mc डेल्टा टी। चलो देखो, ml ये कौन है, स्टीम, x इंटू 540, x इंटू 1 इंटू 100 माइनस टी। समझ गए, 100 माइनस टी। इधर आ जाओ, ml y इंटू 80, y इंटू 1 इंटू टी माइनस 0, टी माइनस 0। समझ गए, देख लो।
बोलो, सी किसका लेना है? सी किसका लेना है? चेंज क्यों हुआ? और वाटर के लिए कितनी वैल्यू बताई? यहाँ भी सी किसका लेना? अरे बर्फ पिघल गया, पानी बन गया, स्टीम कंडेंस हो गई, पानी बन गई। तो स्पेसिफिक हीट तो दोनों ही केसेस में पानी की है। लेटेंट हीट अलग है, उधर फ्यूजन किया, इधर वेपोराइजेशन किया। ये तो हमने पढ़ा है आपको स्टैंडर्ड केस। इन स्टैंडर्ड केस का मतलब क्लास 11th और नीट। लेकिन आईआईटी के अंदर जो सवाल आए हुए हैं तो देखने में तो ऐसे लगेंगे, तुम डिफरेंस नहीं समझ पाओगे, लेकिन वो कुछ क्वेश्चन अलग है। तो दो इसमें स्पेशल केस बनते हैं, लेकिन स्पेशल केस आपको समझ में तभी आएंगे जब एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करोगे तब। देखो क्वेश्चन, ऐसे लिख दे रहा सिंपल लैंग्वेज में। चलो निकालो फाइनल टेम्परेचर। 80 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 100 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर बताओ। इस क्वेश्चन को आराम से आप देख लें, आपको कोई इसके अंदर खास बात नजर नहीं आएगी। जो मैंने केस पढ़ा है बिल्कुल वही केस नजर आ रहा, लेकिन क्वेश्चन अलग है। आंसर निकालें। अरे जो स्टैंडर्ड केस पढ़ाया उसमें सीधे वैल्यू पुट करते चले जाओ, आंसर निकल रहा है यार, कितनी देर लग रही है। बोलो बेटे, सही कर ले जरा। जो हमने केस तुम्हें पढ़ाया है मिक्सिंग ऑफ आइस विद वाटर,
तुम लोग तो पढ़ना लिखना ही भूल गए आज। इतनी जल्दी इतनी कोई कॉम्प्लिकेशन है, सीधी सीधी कैलकुलेशन करनी। हाँ कैसे करा जरा बताना। हाँ बोलो वैल्यू, हमने वो क्या लिखवाई थी तुम्हें? 80 हाँ चलो 80 इंटू 80 इंटू 1 इंटू टी माइनस 0 इक्वल्स टू 100 इंटू 1 इंटू 40 माइनस, यही करा? अच्छा जी, ये तो हो गया बेटा 6400 प्लस 80t 4000 माइनस 100t 180t इक्वल्स टू माइनस 2400। तुमने आंसर क्या बोला? कब बोला तूने माइनस भाई? माइनस का बोलना नहीं होता, कोई छुपा नहीं होती बात। या क्या यार, एक सवाल तुम्हें दिया, ये किसने कहा था? और माइनस कौन बोलेगा साथ में? सोच मतलब सोच रहे बेटे, बोले माइनस तो वो डेकोरेशन के लिए दे रखा है। हाँ हाँ तो वही कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं आईटी का सवाल है। कुछ फर्क होता है जी, एक एग्जाम है ना आईटी का सबसे आसान वाला। हाँ हाँ अरे रुक जाग मत, इस वजह से नहीं बोला। पहुंचे कैसे आ गया आंसर इसका? रुक जाग मत, आंसर आ रहा -13.33 डिग्री सेल्सियस, और ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। जब दो चीजों को मिलाओगे तो फाइनल टेम्परेचर छोटे वाले से छोटा नहीं हो सकता, बड़े वाले से बड़ा नहीं हो सकता। ये केस नहीं है, स्पेशल केस है। कैसा स्पेशल केस है? पानी जितनी हीट प्रोवाइड कर सकता है उससे बर्फ पिघल ही नहीं सकती, और जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघलेगी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, तो इसका आंसर 0 होगा। लेकिन फिलहाल देखें कैसे। तो जब कभी भी एबनॉर्मल आंसर आ जाए इसका मतलब ये स्पेशल केस है। एबनॉर्मल समझ गए? छोटे वाले से छोटा या बड़े वाले से बड़ा। इतना तो आपको पता है कि पानी का टेम्परेचर 0 से कम नहीं हो सकता, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। पानी मैक्सिमम हीट कितनी दे सकता है? बस 0 तक जा सकता है, इससे नीचे तो पानी जा नहीं सकता। तो अगर हम यहां देखें कि मैक्सिमम हीट दैट, भाई ये चीजें बर्दाश्त हो रही हो तो पढ़ाओ, वरना तुम कह दो जी तो शौक में पढ़ा रहे आईटी के कोई सवाल देखने में वैसे ही होते हैं, अंग्रेजी वैसी लिखी होती है आईटी के सवाल की भी, लेकिन जो डिफरेंस होता है दिखाई पड़ गया सामने। हाँ, मैक्सिमम हीट दैट वाटर कैन प्रोवाइड, एम सी डेल्टा टी। 4000 कैलोरी से ज्यादा हीट तो पानी प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। पानी 40 डिग्री सेल्सियस पे है, एट मोस्ट 0 पे जा सकता है, इससे नीचे तो जाएगा नहीं। अब हम देखते हैं कि इतनी हीट से कितना आइस मेल्ट करेगा। अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट बाय दिस हीट 4000 इक्वल्स टू एम एल कितना 80, ये आ गया 50 ग्राम।
तो पानी जितनी हीट दे रहा है उससे तो सिर्फ 50 ग्राम बर्फ पिघल सकता है, तो आइस बच गई। कितनी? 30 ग्राम। और क्या बताया, जब तक पूरी की पूरी बर्फ पिघल नहीं जाएगी टेम्परेचर 0 ही बना रहेगा, तो आंसर इज 0। तो फाइनली जरा देखें, फाइनली 100 ग्राम पानी ऑलरेडी था, 50 ग्राम बर्फ पिघल गई, पानी कितना हो गया? वो जोड़ना सिखाऊं क्या? कितना हुआ पानी? 150। 150 ग्राम वाटर। और क्या बचा? 30 ग्राम आइस। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन है, अगर समझ में क्वेश्चन? क्वेश्चन देखो तुम नहीं पहचान पाओगे, अब नॉर्म ये इस केस है, स्पेशल केस है, लेकिन जैसे ही आंसर निकालो और एबनॉर्मल आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये केस उस तरह का है कि जिसमें हो सकता है बर्फ पूरी ना पिघली हो। देख लो। चलो एक क्वेश्चन और करो। बोलो। मान जा बेटे मान जा। फिर थोड़ी देर बाद कहेगा हमने भी तो यही कहा था। फिर से एक बार चेक कर आंसर को।
हाँ जी, गुणा भाग भी भूल गए हो क्या तुम लोग खाली घर पे बैठे बैठे? तो हमने भी कांड कर ही दिया कुछ। स्टीम लिखा है ऊपर बेटे, स्टीम जो हमने पढ़ा है, मिक्सिंग ऑफ स्टीम विद वाटर। भाई जरा जल्दी कर ले, ये लेक्चर इस पे भी रिकॉर्ड हो रहा, दूसरे भी उबेंगे से पढ़ते हुए कि क्या बच्चों से ही झगड़ रहे हैं यहाँ पढ़ाने की जगह। हाँ जी भाई साहब। अरे मिस्टर मनन मलिक, बेटे दोबारा से जोड़, इसमें तो ना डिफरेंशिएशन लग रहा ना इंटीग्रेशन लग रहा, इसमें तो अर्थमेटिक लग रही सीधे सीधे। इसमें कांड करने शुरू कर दिए तुम लोगों ने। भाई एक दो तो कोशिश ही ना कर रहा है, बोले क्या फायदा, जो दूसरे निकालेंगे वही मान लेंगे। अरे पॉइंट रहने दे, चल 211 लिख दे भाई, चलो 211 डिग्री सेल्सियस। क्या बेटे 540 से गुणा करना भूल गए, क्या हुआ तुम लोगों के साथ? चलो इधर देखो, ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है नहीं है, क्योंकि आंसर 100 से ज्यादा नहीं हो सकता और 40 से कम नहीं हो सकता। ये भी स्पेशल केस है। इसमें क्या हुआ होगा, इसमें पूरी स्टीम कंडेंस ही नहीं हुई होगी, और अगर पूरी स्टीम कंडेंस नहीं होगी तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब देखें कैसे। मैक्सिमम हीट दैट वाटर कैन टेक, पानी का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100 है कितना, तो कितना और बढ़ सकता है? एम सी डेल्टा टी। 6000 कैलोरी से ज्यादा हीट तो पानी ले ही नहीं सकता। ठीक, अमाउंट ऑफ स्टीम कंडेंस m इंटू एल, 540, 6000, 600 अपॉन 54, 300 अपॉन 27, अप्रॉक्स 11 आ जाएगा, 11 ग्राम। तो 11 ग्राम ही स्टीम कंडेंस हुई। स्टीम थी कितनी, कितनी थी? 40। तो स्टीम लेफ्ट 29 ग्राम, और जब तक पूरी की पूरी स्टीम कंडेंस नहीं हो जाती टेम्परेचर कितना बना रहेगा? 100। तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली 111 ग्राम तो पानी हो गया। समझ गया कैसे 111? 100 ग्राम था ही, कितनी स्टीम बच गई? और टेम्परेचर कितना? ऐसे ही दो और बनते हैं स्पेशल केस, इस मोमेंट पे करवा नहीं रहा हूं वरना परेशान हो जाओगे, लेकिन केस होते ही हैं। एक में पूरी बर्फ नहीं पिघल पाती और एक में पूरी स्टीम कंडेंस नहीं हो पाती, बस ये पानी की जगह आइस आ जाएगा, तो इधर भी ml प्लस mc डेल्टा टी लगने लगेगा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन अभी रहेगा। तो स्पेशल केस पहचानने का तरीका मैंने बता दिया, एबनॉर्मल आंसर होगा। देखो जल्दी से लिखना।
नेक्स्ट हेडिंग डालें वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, जरा पहले समझ लें वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है। किसी भी लिक्विड को, किसी भी गैस को आप गर्म करेंगे तो किसी कंटेनर के अंदर ही गर्म करेंगे। तो जो तुम हीट सप्लाई कर रहे हो वो सारी इस लिक्विड को मिल रही है या कंटेनर भी कुछ हीट ले रहा है? पहले बर्तन गर्म होगा नहीं होगा तो कुछ हीट लेगा। तो जो कंटेनर हीट ले रहा है उतनी हीट से कितने पानी को गर्म किया जा सकता है, इसे वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। जैसे हम कहते हैं भगोना है उसमें पानी गर्म कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि भगोना 50 ग्राम पानी के बराबर हीट ले रहा है। बात समझ में आ गई? यानी भगोना जितनी हीट ले रहा है उससे हम 50 ग्राम पानी और गर्म कर सकते थे, तो इसे कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर क्या चीज है? पानी का वो मास है जो उतनी ही हीट लेगा जितना कौन ले रहा है? कंटेनर। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? करेंगे क्या वाटर इक्विवेलेंट का? वाटर इक्विवेलेंट को मास ऑफ वाटर के साथ ऐड कर देंगे। जैसे वो कह देगा कि एक बर्तन है उसका वाटर इक्विवेलेंट 300 ग्राम है, इसमें 2 kg वाटर को गर्म कर रहे हैं, तो हमें हीट 2 kg वाटर के बराबर नहीं देनी पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी 2 kg प्लस 300। समझ गए? तो 2.3 kg के बराबर पानी को गर्म करने के लिए जितनी हीट चाहिए उतनी हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ हीट कंटेनर भी ले लेगा। तो वाटर इक्विवेलेंट समझ में आ गया। तो वाटर इक्विवेलेंट एक तरीके से बताता है कि कंटेनर हमारा ज़्यादा हीट लेगा या कम हीट लेगा। जैसे दो कंटेनर हैं, एक का वाटर इक्विवेलेंट 50 ग्राम है, एक का 100 ग्राम है, तो हम कहेंगे दूसरे वाला जो हीट लेगा आप खुद को गर्म करने के लिए वो पहले वाले से डबल लेगा। अब कंटेनर का काम, कंटेनर को गर्म करने के लिए थोड़ी कंटेनर खरीदा जाता है, कंटेनर तो खरीदा जाता है लिक्विड को गर्म करने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ हीट कंटेनर ले लेता है। जैसे अगर वो सबने ही देखा होगा, आपको ऐसी चीज तो रह नहीं गई, तो कौन सा है? इंडक्शन। तो इंडक्शन में जो तली होती है ना, बॉटम बर्तन का, सिर्फ वो गर्म होता है, वो भी हल्का ही गर्म होता है, वो मैक्सिमम हीट को सप्लाई कर देता है लिक्विड के अंदर। भाई कई बार हम बता चुके, फिजिक्स उसी की समझ में आता है जिसने दीन दुनिया में कुछ देख रखा हो। अब हम इंडक्शन हीटर की बात कर रहे हैं, कोई कहते जी हमने देखा ही नहीं, हम नहीं देखा तो हम कैसे समझाएं? कोई कहते देखा लेकिन हमने उसमें कभी भगोना नहीं रखा, तब भी नहीं समझा सके। एक भगोने में पानी लेके इंडक्शन रख के गर्म कर लेना, और एक भगोने में पानी लेके उसे अपने बर्नर पे गर्म कर लेना। बर्नर पे गर्म करोगे पूरा भगोना गर्म हो जाएगा, और उसमें पूरा नहीं गर्म होगा, उसमें जरा सा बॉटम सा गर्म होगा, वो भी जब उतार लोगे वो उतना ही गर्म होगा भगोना जितना लिक्विड गर्म है, एक्स्ट्रा गर्म नहीं होता है वो। तो क्या कोशिश करी जाती है उसमें कि एनर्जी का कंजम्पशन कम हो। वो भगोना ने जो हीट ले ली वो तो वेस्टेज है हमारे लिए, तो वेस्टेज को कम करना है। तो क्लियर हो गई बात? चलो देखो इधर को, हमने मान लिया मास ऑफ कंटेनर m, स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ कंटेनर C, चेंज इन टेम्परेचर मान लिया डेल्टा T, तो Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। अब हमने मान लिया वाटर इक्विवेलेंट W, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर CW,
चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, तो यहां लिखेंगे Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। इक्वेट कर दो दोनों को, W सी डब्ल्यू डेल्टा टी एम सी डेल्टा टी, या सी क्या लगाना, सी लगाओ सिर्फ, ये तो CW अलग से लगा रखा। ठीक, यहां से W की वैल्यू आ गई MC अपॉन CW, तो वाटर इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, इसमें अगर हम CW ले ले 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो W की वैल्यू आ जाएगी MC। तो हमने कल एक चीज और पढ़ाई थी जिसका फार्मूला था MC, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या था? MC। वाटर इक्विवेलेंट का फार्मूला भी आ गया MC, लेकिन फर्क है दोनों में। हीट कैपेसिटी हमेशा MC, वाटर इक्विवेलेंट तभी MC जब यूनिट चूज किया जाए कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आज समझ में आ गई? ये जो छोटी छोटी चीजें बीच बीच में बताता हूं, इस पे कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे वो कह देगा हीट कैपेसिटी एंड वाटर इक्विवेलेंट आर इक्वल व्हेन यूनिट इज कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज बोथ आर डिफरेंट। दोनों की यूनिट ही डिफरेंट है। वाटर इक्विवेलेंट की यूनिट तो मास है, ये तो ग्राम किलोग्राम होगा यूनिट इसका, जबकि हीट कैपेसिटी का यूनिट तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है या जूल पर डिग्री सेल्सियस है। तो लिखें वाटर इक्विवेलेंट of a container, water equivalent of a container may be defined as the amount of mass, नहीं, amount of mass, the amount of water that will take exactly the same amount of heat as taken by container for the same rise in temperature, taken by container for the same rise in temperature। देख लो सर,